और इधर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0 0, ये कोऑर्डिनेट 0 0 है। इधर जो ये वाली डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस y है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे मान लो x है। अब फील्ड के साथ पार्टिकल किस एंगल पे जाएगा, 90 डिग्री पर। तो मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज q और मास m, इसको मैंने पर्टिकुलर स्पीड v से प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या क्या होगा। तो बच्चों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ फोर्स किधर लगेगा, लाइन ऑफ फोर्स तो इधर ही होगा। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा F बराबर QE। तो पहला नंबर हुआ पार्टिकल, देखो इधर जा रहा v वेलोसिटी से और इधर बच्चों फोर्स लग रहा है QE। पहली बात तो ये मेरे को दिख रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम निकालेंगे पावर, क्या निकालेंगे, पावर। तो P बराबर होता है F डॉट V। तो पावर जब निकालोगे तो FV cos 90 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लगा तो है, लेकिन ये फोर्स कैसा है, पावरलेस फोर्स। तो 90 डिग्री पे अगर फोर्स है तो यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही, लेकिन बच्चों ये फोर्स कैसा है, पावरलेस फोर्स है। फोर्स है लेकिन पावरलेस है, ये पावरलेस फोर्स है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अगर ये पावरलेस फोर्स है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। पावरलेस का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ये समझ आया। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल t बराबर 0 पे यहाँ पे चलेगा तो एक्स एक्सिस में कांस्टेंट स्पीड चलेगा, तो कितने समय में x दूरी चलेगा। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, ये भी लिखा है ना कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हियर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सही है। तो t का मान यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा, x अपान v। ये x एक्सिस पर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम तक चलेगा, वो टाइम है x अपान v। अब इधर हम लिखते हैं फिर along y एक्सिस। बच्चा लोग y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना इधर। तो इसका मतलब मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। और देखो बच्चों देखते रहो, हाफ ए एक्सेलरेशन क्या होगा, QE अपान m इंटू टी स्क्वायर। टी का मान कितना है, x अपान v, तो x अपान v का स्क्वायर। ये हमें मिल गया y की वैल्यू। अब फिर हम लिखेंगे y बराबर QE अपान 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो चार्ज पार्टिकल किस पाथ पर चलेगा, ये किसका कौन सा पाथ है, पैराबोला। एक में y में पावर 1 है और x में पावर 2 है, तो पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिखूँगा चार्ज पार्टिकल
फॉलो पैराबोलिक पाथ, चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। एक रिजल्ट आपको ये पता चला कि पाथ पैराबोलिक होगा। अभी एक बच्चा आया था ना मिलने, अभी यहीं पे पढ़ा हुआ था और किसी कोचिंग में पढ़ाता है, वहाँ पे कोटा में वही कोचिंग पढ़ाता है, तो वही मिलने आया था। तो बहुत बच्चे पढ़ाने लगे ना, बहुत हर कोचिंग में बच्चे पढ़ाते हैं। शहर में देश में जितनी कोचिंग है, हर कोचिंग में एक एक दर्जन पढ़ाने वाले टीचर हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। इलाहाबाद में जितनी कोचिंग है सब में पढ़ाते हैं। यहाँ जितनी कोचिंग आपको दिखेगी, जितने टीचर दिखेंगे, उनसे पूछोगे सब बताएंगे पांडे क्लास से पढ़े हैं, और सब ये बताएंगे कि मैं पांडे सर से पढ़ा हूँ। मैं बहुत पहले से ही पढ़ा रहा था, तो वही बच्चे आके बता रहे थे कि सर ये पढ़ा रहा, वो पढ़ा रहा। मैंने कहा तुम लोग सब लोग कहाँ वहाँ पढ़ा रहा, चले आओ यहाँ पढ़ाओ। बोला सर हाँ, अब हम लोग सब लोग यही प्लानिंग किए हैं कि सब आएंगे। कहा आओ, अच्छा करो, यहीं पे बच्चे अच्छा करें जैसे तुम लोग अच्छा किए हो। चलो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, ये आपको क्या मिल गया, पाथ का इक्वेशन आ गया। आगे बढ़ाऊँ, इधर देखो, अब इधर कुछ डिलीट करके लिखूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है। अब देखो, डिफ्लेक्शन, कभी क्वेश्चन में पूछे डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो कई लोग डिफ्लेक्शन को एंगल समझते हैं, लेकिन ये है क्या, एंगल है कि डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट है। अक्सर डिफ्लेक्शन को एंगल ही लोग समझते हैं, और यहाँ का डिफ्लेक्शन एंगल नहीं है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स कितना दूरी चला है? y। तो y बराबर क्या हुआ? QE अपान 2mv² इंटू एक्स स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो डिफ्लेक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, कैसे? पावर 2 पर। सबसे पहले जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, लिखा था कि अगर प्लेट की लंबाई आधी कर दी जाए तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। अब कुछ रिजल्ट हम यहाँ पे बगल में लिखेंगे। मोमेंटम P बराबर mv होता है। मोमेंटम क्या होता है? P बराबर, चलो मोमेंटम छोड़ो, इसको आपको सवाल दूंगा। बच्चों यहाँ पे लिखो फोर्स F बराबर क्या होता है? QE। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो mv² बराबर क्या हुआ? 2k। तब y बराबर क्या होगा? F अपान 4k इंटू एक्स स्क्वायर, 4k। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 4 काइनेटिक एनर्जी अपान फोर्स इंटू वाई। ये बच्चों पाथ है, इक्वेशन ऑफ पाथ। काइनेटिक एनर्जी दे दिया चार्ज पार्टिकल का, फोर्स दे दिया, तो बोलेगा कि पाथ का इक्वेशन कौन सा है, तो आप इसमें रख दोगे तो आ जाएगा कि नहीं? ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया, फोर्स दे दिया, तो पूछा कि पाथ का इक्वेशन लिखो, तो लिख लोगे। और अगर डिफ्लेक्शन पूछेगा तो डिफ्लेक्शन क्या है? यही y निकालेंगे तो y क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया। तो बच्चों ये पाथ का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ, पैराबोलिक पाथ। अभी उधर चित्र जरा देखा जाए। जब ये चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे चलेगा,
ऐसे चल के आएगा और इधर एक वेलोसिटी होगा, एक इधर वेलोसिटी होगा, और ये जब जा रहा होगा तो ये वेलोसिटी इसका ऐसा होगा, ऐसे निकल रहा होगा। पाथ कैसा है? पैराबोलिक। बच्चों अब सुनो, ये वाली रे कौन सी रे है? इंसिडेंस, मतलब जिधर आपने पार्टिकल को फेंका वो इंसिडेंट डायरेक्शन है, और जहाँ से निकल के जा रहा है ये इमरजेंस है। तो ये इंसिडेंस है और ये इमरजेंस है, और इंसिडेंस इमरजेंस के बीच को हम क्या कहते हैं? डेविएशन। तो यहाँ पे ये डेविएशन है, इधर की वेलोसिटी हो गई वी वाई और इधर की वेलोसिटी हो गई वी एक्स, तो डेविएशन भी निकल जाएगा। अब हम डेविएशन लिखेंगे। डेविएशन क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड इमरजेंस। यहाँ पे लिखूँगा। बताओ, डिफ्लेक्शन हटा दूँ? नोट हो गया? लिख लो जल्दी से, साथ में लिखते रहा करो। बच्चों लिखते भी रहें और एकदम कंसंट्रेट होकर सही से पढ़ते भी रहें। हो गया? आगे बढ़ाऊंगा? चलिए, अब आप लिखिए डेविएशन। अब लिखो डेविएशन। बताओ बच्चों, डेविएशन है क्या? एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड इमरजेंस इंसिडेंस और इमरजेंस के बीच का एंगल। आप लिखोगे tan डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। तो वी वाई वेलोसिटी क्या होगा? v बराबर u प्लस AT और वी एक्स माने v। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट है, पावरलेस फोर्स है, इसलिए असल रेशन क्या है? QE अपान m, और v और t बराबर क्या है? x अपान v। तो क्या हुआ? QE अपान mv स्क्वायर इंटू x। बच्चों ये डेविएशन आ गया। अब आप डेविएशन ये भी लिख सकते हो कि फोर्स F और mv स्क्वायर बराबर 2k इंटू x, ये डेविएशन हो गया। डिफ्लेक्शन क्या था? F अपान 4 ना, यहाँ पे 4k था और यहाँ पे x का पावर 2 था। क्या था? x का पावर 2 था, चेक कर लेना। और यहाँ पे क्या है? f अपान 2k इंटू एक्स। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चों? नीट में पूछा था कि प्लेट की लेंथ आधी हो जाए तो डेविएशन कितना हो जाएगा? आधी। लेंथ आधी हो जाएगा तो डेविएशन क्या हो जाएगा? आधा। इसमें प्रोपोर्शनल टू x है और डिफ्लेक्शन में x का पावर 2 है। यही पूछा जाता है, आता एग्जाम में यही है कि डिफ्लेक्शन क्या है और डेविएशन क्या है। जल्दी से बताओ, अगर प्लेट की लेंथ आधी हो जाए तो डिफ्लेक्शन 1/4 और डेविएशन 1/2। पार्टिकल जो चलेगा किस पाथ पे चलेगा? पैराबोला पे चलेगा। बस यही इतनी बात पूछा जाता है और कोई सवाल यहाँ बनता नहीं है।
हो गया। एक सवाल लिखिए तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट लिखवाएंगे। बच्चों तैयार हो गए? चलो मैं इसे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे है, बच्चों सुनो। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने लेंथ L दिया है, ये L दिया हुआ है, इधर भी L दिया हुआ है, और सेंटर में, सेंटर से यहाँ पे एक हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे और एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? नीचे की तरफ आएगा, और प्रोटॉन किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ फोर्स है तो इधर की तरफ आएगा, और वो लाइन ऑफ फोर्स है तो उधर की तरफ जाएगा। ये लाइन क्लियर है? अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा? मतलब कौन वाई एक्सिस पे ज़्यादा जाएगा? वो ज़्यादा ऊपर उठेगा कि ये ज़्यादा? तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, विच हैव मोर डिफ्लेक्शन। यहाँ पे नाम लिख दिया जाए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बच्चों प्रोटॉन। तो लिखा है कि विच हैव मोर डिफ्लेक्शन, विच, हाँ बता रहा हूँ, विच हैव मोर डिफ्लेक्शन। कंडीशन है फॉर इक्वल स्पीड, अगर दोनों का स्पीड बराबर है तो किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा है फॉर इक्वल मोमेंटम, अगर दोनों का मोमेंटम बराबर है तो किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। थर्ड, फॉर इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। बच्चों विच है मोर डिफ्लेक्शन फॉर इक्वल स्पीड, फॉर इक्वल मोमेंटम, फॉर इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, कौन है वो लिखना है। थर्ड वाले में इक्वल होगा। अब देखो इसे ज़रा इनका आंसर वेरीफाई करा लो। बच्चों मैं थोड़ा समझाता हूँ, सुने आप सभी लोग। देखो अब इलेक्ट्रॉन, जैसे उन्होंने कहा कि पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा, दोनों बराबर है। हम चेक करेंगे। बच्चों एक बार अगर कॉपी बिना देखे आप पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। डिफ्लेक्शन वाई की वैल्यू, कॉपी अगर ना पढ़ें तो सही होगा, बिना कॉपी देखे पढ़िए। वाई बराबर क्यू ई अपान 2mv² इंटू एक्स स्क्वायर। जब डेविएशन होगा तो क्यू ई अपान mv² इंटू एक्स होगा। डिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और डेविएशन होगा तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ऐसे मुझको याद है, और मुझे तब याद था जब मैं क्लास 12th में पढ़ रहा था, तब से याद है आज तक। डिफ्लेक्शन डेविएशन में कन्फ्यूजन हो जाता था, तो मेरे को याद रखा था कि डिफ्लेक्शन है तो यहाँ दोनों 2 होगा, और डेविएशन है तो यहाँ दोनों 1 होगा। ऐसे याद रहता था, एग्जाम आता था तो गलत नहीं होने पाता था। तो बच्चों ये डिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो इसी को एक बार और लिखेंगे। देखो सुनो फिर से, क्यू ई इंटू एम x² अपान ट्वाइस ऑफ m² v²। क्या किया? ये हमसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे f, यहाँ पे m, यहाँ पे x² अपान 2 इंटू p²। सही है। यहाँ पे क्या होगा, f अपान 2
mv² इंटू x²। सही है। एक बार और लिखूँगा, चलो दूसरी बार बताओ। QE बराबर क्या है, एक बार ये लिख दो चाहे तो, QE अपान 2mv² इंटू x²। बच्चों आप लिखोगे F अपान 4k इंटू x²। ये डिफ्लेक्शन के 3 फार्मूले हो गए, वेलोसिटी के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अब देखो यहाँ पे EF कांस्टेंट है, ध्यान देना। और क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहला केस है। तो बच्चों फिर डिफ्लेक्शन, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो डिफ्लेक्शन, x भी कांस्टेंट है, x की जगह क्या है L, बोलो बच्चों कांस्टेंट है कि नहीं। तो y प्रोपोर्शनल टू 1/m, राइट। y 1/m पे डिपेंड करेगा। अगर मास इलेक्ट्रॉन का कम है मास प्रोटॉन से, तो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा प्रोटॉन से, क्योंकि मास के इन्वर्स है। कम मास होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है। तो बच्चों जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू मास है, मास है। अब यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, सही है।